Hello, good morning, dear students. How are you? What's going on? Okay, let's start. We have discussed about William Shakespeare and his work As You Like It. Today we are going to learn a part of As You Like It. Actually, it is a song, it is a melody that has been sung by Jax. Okay, in As You Like It. We have discussed about this. द सेवन एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर के अनुसार, या फिर कहें तो एज यू लाइक इट के अंदर जैकिस करके जो करेक्टर है उसके अनुसार हम देखें तो एक पर्सन की 7 एजेस बताई गई है, यानी 7 उसकी एजेस रहती है, 7 अवस्थाएं रहती हैं। ओके, तो ये 7 अवस्थाएं हैं। ये आज के टाइम को देखें या फिर अपने इंडियन कल्चर के अनुसार देखें तो ये 7 जो एजेस हैं ये कोई फिक्स नहीं है, इनके अलावा भी हो सकती है। ये एक उस टाइम को देखें तो उस समय जब ड्रामे का जो सीजन था, या फिर कहें तो उस जो सेंचुरी थी उसके अंदर इस प्रकार से ही होता था कि जो 7 एजेस में मोस्टली जो मैन है, जो पर्सन है, वो डिवाइड हो जाता था। ओके, तो यहाँ पर वो कौन सी 7 एजेस हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, दी 7 एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर ने एक पर्सन की 7 एजेस बताई है, यानी 7 अवस्थाएं बता रखी है। कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर क्या कह रहे हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज का मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी दुनिया, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या एक स्टेज है। जब विलियम शेक्सपियर, आपको बता रखा था, ड्रामेटिस्ट थे, और जब ड्रामेटिस्ट थे तो वो परफॉर्म किया करते थे और राइटिंग भी क्या करते थे। तब उन्होंने जब स्टेज को देखा, उसके ऊपर जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दी जाती थी, तो उन परफॉर्मेंस को देखकर उनका आकलन था, उनका एस्टिमेट था कि फिर उन्होंने ये जो पोइट्री कहें या फिर जो एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है उसको कहें, उन्होंने जब लिखा तो उसमें उन 7 एजेस का मेंशन किया है। तो वो स्टेज को देखो क्या कह रहे हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। जब उन्होंने उस स्टेज को देखा तो उनको लगा कि ये सारी दुनिया है ना, वो भी उस स्टेज के समान है। जो सामने स्टेज लगा हुआ होता था जिसके ऊपर परफॉर्मेंस दी जाती थी, तो उसकी बात हो रही है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये सारी दुनिया क्या एक स्टेज है। ओके, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी पुरुष और महिलाएं वो सब के सब क्या है, प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब क्या है, नाटककार, यानी ड्रामेटिस्ट कहे तो कास्ट बोल सकते हैं, रोल प्ले करने वाले। ठीक है, मेयरली का मतलब होता है केवल, एकमात्र, ओनली। और जो पुरुष और महिलाएं यानी मैन एंड वुमेन, इन दोनों की अगर हम बात करें तो वही परफॉर्मेंस देते थे स्टेज के ऊपर। तो जब उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने उनको देखा तो उनको लगा कि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहे हैं वैसे ही इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, जितने भी जो मेन एंड वुमेन हैं, वो सब के सब क्या एक नाटककार है। सिर्फ इतना ही नहीं, केवल यानी एकमात्र नाटककार, इसके अलावा उनका कोई रोल ही नहीं है, वो केवल नाट्यकार है। अब इसमें कौन आते हैं, हम सभी आते हैं, यानी हम सब के लिए कहा है। यहां तक विलियम शेक्सपियर स्वयं इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी लोग हैं ना इस वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड को क्या बता दिए, स्टेज, और हम जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या एक प्लेयर्स, यानी केवल नाटककार हैं। इसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है, हम केवल यहां पर नाटक ही कर रहे हैं। ओके, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। ओके, उनका अपना क्या है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकास स्थान होना, यानी चले जाना। जैसे हम स्टेज को देखते हैं, थिएटर को हम देखते हैं, तो उसमें एक साइड से एंट्री होती है और एक साइड से हम एग्जिट्स कर जाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रखा है कि जब वो स्टेज लगता था उसमें भी ऐसा होता था, एक साइड से वो एंट्री करते थे, अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद में चले जाना। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हम जन्म लेते हैं, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बच्चे से लेकर लास्ट एज तक हम अपना रोल प्ले करते हैं अलग अलग स्टेप में, और उसके बाद में हम चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं।
ठीक है, तो वैसा ही उन्होंने कहा है कि दे हैव देयर एग्जिट्स, उनके अपने निकाय स्थान होते हैं, और उनका अपना एंट्रेंसिस का मतलब होता है एंट्री करना यानी प्रवेश स्थान। ओके, तो उनका अपना निकाय और प्रवेश स्थान दोनों होता है, यानी कहें तो एक स्थान से वो आते हैं और दूसरे स्थान से वो चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम जो पर्सन हैं, हम लोगों में क्या है कि हम इस दुनिया में आते हैं यानी जन्म लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं अपना रोल प्ले करके। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। इस वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया है? स्टेज से कंपेयर कर दिया। और जितने भी पर्सन की बात करें तो मैन एंड वुमेन वो सब के सब क्या है? नाटककार बताया। और जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि एक साइड से एंट्री होती है और एक साइड से वो चले जाते हैं अपना परफॉर्मेंस देके। ओके, तो उस प्रकार से परफॉर्मेंस जब कंप्लीट हो जाती है तो वो चले जाते हैं। वैसे ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? दुनिया एक तरीके से हम देखें तो ये स्टेज है और हम सभी क्या क्या है? प्लेयर्स हैं। और हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और फिर अपनी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद में हम वहाँ से चले जाते हैं। ओके, यही होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। अब यहाँ पर यहाँ तक तो मैन एंड वुमेन दोनों की बातें हो रही थी। अब इस पोइम के अंदर, इस पोएट्री के अंदर हम केवल मैन की बात करेंगे, यानी केवल पुरुष की बात करने वाले हैं हम। ओके, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक जो पुरुष है वो अपने समय में बहुत से रोल निभाता है, यानी अलग अलग पार्ट्स वो प्ले करता है। ओके, हिज एक्ट्स, और उसके जितने भी ये एक्ट्स हैं यानी उसकी जो जितने भी ये कार्य हैं वो सब के सब क्या बन जाती है? बीइंग 7 एजेस, यानी 7 अवस्थाएं बन जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जन्म लेने के बाद जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक विलियम शेक्सपियर के अनुसार एक पुरुष है वो 7 रोल प्ले करता है, यानी 7 अवस्थाएं में वो जीता है। ओके, आप इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जो रोल हैं जो इस टाइम ये नहीं है और ये प्रत्येक पुरुष के ऊपर ये लागू भी नहीं होते। लेकिन उस टाइम में जब विलियम शेक्सपियर ने देखा, यानी 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता था। उनको देखकर ये 7 एजेस बताई है। ओके, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, यानी सीनियर जो ड्यूक है उसको जेक्स ये 7 एजेस बता रहा है इस पोएम के अंदर। यानी एज यू लाइक इट, अगर आप कॉमेडी पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि असल में बात क्या हो रही है। ओके, अब चलो इसको देखिए। फर्स्ट एज की बात करते हैं। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले। द इन्फेंट यानी शिशु, यानी छोटा बच्चा, बेबी। सबसे पहला रोल किसका होता है? इन्फेंट का होता है, यानी एक शिशु का होता है, छोटे बच्चे का होता है। जब हम इस वर्ल्ड के अंदर एंट्री करते हैं तब क्या होता है? एक छोटे बच्चे के रूप में हम एंट्री करते हैं और वहीं से हमारा रोल शुरू होता है। ओके, एट फर्स्ट द इन्फेंट यानी सबसे पहले एक छोटे बच्चे के रूप में। और वो करता क्या? वो देखिए, मेवलिंग का मतलब होता है रोना, यानी रोने में भी चिल्लाना, यानी वो चिल्लाता रहता है। एंड प्यूकिंग का मतलब होता है वोमिटिंग करना, यानी उल्टियाँ करना, और वो उल्टियाँ करता रहता है। कहाँ पर? इन द नर्सेज आर्म, यानी नर्स की भुजाओं में। यानी जब हॉस्पिटल के अंदर जब उसकी डिलीवरी होती है तब वो नर्स की भुजाओं में, हाथों में वो क्या करता रहता है? चिल्लाता रहता है और उल्टियाँ करता है, यानी रोता है। वहाँ से एक बालक के रूप में, यानी एक छोटे शिशु के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में फर्स्ट एज है वो स्टार्ट होती है। ओके, इतना समझ में आया? ये थी आपकी फर्स्ट एज। अब हम सेकंड एज की बात करते हैं। देन उसके बाद द वाइन का मतलब होता है शिकायत करना, यानी कंप्लेन करना। ओके, वाइनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद में शिकायती विद्यार्थी के रूप में। सेकंड एज किसकी होती है? स्कूल बॉय, यानी जब वो छोटा बच्चा होता है उसके बाद में उसकी सेकंड एज कौन सी आती है? 4 ईयर्स या 5 ईयर्स तक, मान लीजिए 3-4 ईयर्स तक कर लीजिए कि वो इन्फेंट के रूप में रहता है, इन छोटे बच्चे के रूप में वो रोल प्ले करता है। सेकंड एज आती है उसकी स्कूल बॉय की। ओके, तो स्कूल बॉय में वो क्या होता है? वाइनिंग वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करना। अब शिकायत का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी ब्लेम लगाना, यानी दोष देना। ठीक है, मन में शिकायतें, यानी किसी को कोसते रहना कि मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, मेरी कोई जाने की एज है क्या, वहाँ पर कितने सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ मैं कैसे बैठूंगा, पढ़ना जरूरी है क्या। इस प्रकार से वो शिकायती एक विद्यार्थी के रूप में। विद इज सेचल का मतलब होता है छोटा बस्ता, अपने छोटे से बस्ते के साथ, यानी बैग के साथ। ओके, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, मॉर्निंग फेस यानी सुबह उसका जो चेहरा है वो चमकता रहता है, यानी चमकते हुए
चेहरे के साथ, यानी सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ। क्रीपिंग यानी रेंगता हुआ। अब रेंगने का मतलब क्या है? अब बच्चा है वो स्कूल बॉय, वो रेंगेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि वाइनिंग यानी शिकायती बच्चा है, यानी उसकी इच्छा तो है नहीं, इसलिए वो जब चलता है तो एकदम धीरे 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 अपने स्टेप्स रखता है, कदम रखता है। तो आप देख सकते हैं कि जब वो चलेगा तो 1 घंटे आधे 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट बाद में आप वापस देखते हैं तो वो गेट के पास ही खड़ा रहता है, एकदम धीरे धीरे चलता है ताकि मुझे पीछे से कोई आवाज़ लगाए, रोक ले। ठीक है, तो वो सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ रेंगता हुआ, लाइक स्नेल। कैसे? बिल्कुल स्नेल यानी घोंघा, जो एक छोटा मेरिन एनिमल है, जो समुद्री जीव है, घोंघा। ओके, घोंगे के समान। वो घोंगा भी, उसकी भी क्या कंडीशन होती है? वो क्रीपिंग करता रहता है, यानी धीरे धीरे चलता है। ठीक है। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब क्या होता है? अनविलिंग यानी अनिच्छुक, यानी बिना इच्छा के, टू स्कूल यानी स्कूल की ओर जाता है। समझ में ये बात? अब यहाँ पर क्या बता रखा है? फर्स्ट स्टेज होगी इन्फेंट की, सेकंड स्कूल बॉय। उसकी कंडीशन क्या होता है? वो शिकायती बच्चा होता है, अपने छोटे से बस्ते के साथ, सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ। छोटा बच्चा, चेहरा तो चमकेगा ही। ओके, उसके फेस के ऊपर शाइनिंग रहेगी। क्रीपिंग करता रहता है, किसके समान? घोंगे के समान। ओके, और अनिच्छुक होकर स्कूल की तरफ वो जाता है, रेंगता हुआ एकदम। घोंगा किस प्रकार से, स्नेल जिस प्रकार से धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल वैसे ही वो चलता है। ये थी सेकेंड एज। अब हम बात करते हैं थर्ड एज। एंड देन द लवर। उसके बाद में थर्ड एज में वो क्या बन जाता है? स्कूल के अंदर ही मान लो एज, या उसके बाद की कॉलेज की एज मान लो, वो एज है, वो क्या है? लवर की है। ठीक है, स्कूल की एज है, उसको डिवाइड नहीं किया गया कि 10th कंप्लीट की है, उसके बाद में ये सीनियर, फिर ये कॉलेज, इस प्रकार से नहीं किया है। वो स्कूल सब में उसी में कंपेयर होगी, लेकिन जो रोल स्कूल का तो वो इसी में कंप्लीट हो गया। अब लवर का एज आता है। ओके, एंड देन द लवर। इसके बाद में प्रेमी के रूप में साइंग। साई का मतलब होता है आहे बढ़ना, यानी रोना, सुबकना। लाइक फर्निस। फर्निस का मतलब होता है भट्टी, यानी कचरा पट्टी जो होती है, उसको जलाने के लिए जो भट्टी बनाई जाती है, जो उसको फर्निस बोलते हैं। ठीक है, साइंग लाइक फर्निस, यानी वो भट्टी के समान आहे बढ़ता रहता है। अब उस भट्टी में क्या होता है? जैसे प्लास्टिक हुई, या फिर जो रबिश वगैरह हुआ, ये जो कचरा होता है, उसको उसमें जलाया जाता है, तो वो धीरे धीरे सुलगता रहता है। ठीक है, एक साथ पूरा जलता नहीं है, धीरे धीरे सुलगता है। तो बिल्कुल वैसे ही लवर की कंडीशन होती है कि फर्निस के समान, यानी भट्टी के समान वो क्या करता रहता है? आहे बढ़ता रहता है, यानी धीरे धीरे जलता रहता है। ओके, रोता रहता है। विद अ वूफुल बेलेट। वूफुल बेलेट का, वूफुल का मतलब होता है कष्टदायक। वूफल, वूफल का मतलब होता है कष्टदायक, फुल नहीं है, फल, वूफल। वूफल का मतलब हुआ कष्टदायक, यानी दुख भरा। बेलेट, बेलेट का मतलब होता है गीत, यानी वो दुख भरा गीत गाता रहता है। किसके लिए? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब ये एक एक्सप्रेशन है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। इसका मतलब होता है, मिस्ट्रेस किसके लिए यूज हुआ है? उसकी प्रेमिका के लिए यूज हुआ है। आईब्रो का मतलब होता है भौहें। उसकी अपनी प्रेमिका की भौहों की वो क्या करता रहता है? मेड का मतलब यहाँ पर प्रशंसा करने के लिए यूज हुआ है, कि वो प्रशंसा करता रहता है, यानी तारीफ करता रहता है कि उसकी प्रेमिका है, उसकी भौहें कैसी, उसकी आईब्रो कैसी है, उसकी वो प्रशंसा करता रहता है, और कष्टदायक वो गीत गाता रहता है। लवर की कंडीशन है, शायद आप फील करते होंगे। लवर की क्या कंडीशन है वो आपको समझ में आ गई होगी, कि वो भट्टी के समान आहे भरता रहता है, यानी जिस प्रकार से भट्टी सुलगती रहती है, वैसे ही वो रोता रहता है, दुखी भरे गीत गाता रहता है। और वो आईब्रो की प्रशंसा करने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी की वो तारीफ करता रहता है, उसकी प्रत्येक चीज़ की, लेकिन यहाँ पर आईब्रो को सिंबल किया गया है। ओके, ये थी 3 एज। उसके बाद में हम 4th एज की बात करते हैं। देन ए सोल्जर। उसके बाद में क्या होता है? सोल्जर की एज आती है। ओके, यहाँ पर 3 एज कंप्लीट हो गई है। इन्फेंट फर्स्ट एज, स्कूल बॉय सेकेंड एज, थर्ड बाद में आती है लवर, और फोर्थ बात करते हैं सोल्जर। ओके, देन ए सोल्जर। उसके बाद में एक सिपाही के रूप में, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, यानी अजीब अजीब। ऑथ्स यानी सफत, सफत समझ रहे हो ना? सफत यानी जो सौगंध वगैरह या शपथ वगैरह जो ली जाती है, सोल्जर जब बनता है तो वो विचित्र विचित्र, यानी अलग अलग प्रकार की उसे शपथ दिलाई जाती है, तो उनसे वो भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और जो तेंदुआ कितना तेज होता है उसके समान उसकी क्या होती है? दाढ़ी होती है। ये एज होती है, उसमें वो दाढ़ी का भी उसको शौक रहता है। जेलस, जेलस इन ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और सम्मान के लिए यानी रेस्पेक्ट के लिए वो क्या रहता है? ईर्ष्यालु रहता है, मतलब सम्मान पाने के लिए वो तत्पर रहता है, नफरत करता रहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। सडन एंड क्विक इन क्वार्ल। क्वार्ल का मतलब होता है झगड़ा, और झगड़ने के लिए वो तुरंत क्या रहता है? तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? बबल का मतलब हुआ जो अस्थायी मान लीजिए, यानी
बहुत ही क्षणिक यानी बहुत थोड़ी सी रेपुटेशन को सीकिंग यानी प्राप्त करने के लिए, यानी थोड़ी सी रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, यानी उसे ऐसा लगे कि यहाँ तो थोड़ी सी ही यानी नॉर्मल सी कोई रेपुटेशन उसको मिलने वाली है, फिर भी उसके लिए वो क्या रहता है, तुरंत यानी झगड़ने के लिए वो क्या रहता है, अचानक तुरंत झगड़ने के लिए तैयार रहता है कि नहीं, ये रेपुटेशन तो मुझे मिलनी चाहिए। यही होता है, सोल्जर बनता है तो उसे हमेशा यही क्रेज़ रहता है कि मुझे अलग अलग रिस्पेक्ट मिले, मुझे सम्मान मिले, थोड़ी सी रेपुटेशन पाने के लिए वो तुरंत झगड़ने के लिए यानी तुरंत वो तैयार रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी 4 एज, यानी फर्स्ट इन्फेंट, सेकंड ये स्कूल बॉय, और थर्ड उसके बाद में लवर, और फोर्थ सोल्जर। बाकी जो 3 एजेस और बचती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।